मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल पीआरटी क्लासेस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रसायन विज्ञान से अति महत्वपूर्ण छोटे छोटे टॉपिक देखेंगे जो रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और इससे बार बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और ये बहुत छोटे छोटे दोस्तों टॉपिक हैं। अगर ये आप समझ जाते हैं तो समझ जाइए आप रसायन विज्ञान की एक तरह से बोन को समझ सकते हैं, बैकबोन उसकी समझ सकते हैं, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं उसको रसायन विज्ञान का आप समझ जाइए। रसायन विज्ञान का आप सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो इसको आप समझने को प्रयास कीजिएगा। इसके बाद एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो लेके आएंगे। यह एक तरह से बस इंट्रोडक्शन के रूप में लीजिएगा और इसको देखिएगा कि इससे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो है परमाणु, यानी कि परमाणु क्या होता है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, परमाणु की खोज अगर देखें तो एक डाल्टन नामक जॉन डाल्टन थे। जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। परमाणु सिद्धांत दिए थे जिसमें उन्होंने बताया कि परमाणु क्या है दोस्तों, अविभाज्य है। परमाणु क्या है, अविभाज्य है। मतलब परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, यह सूक्ष्मतम कण है। ठीक, वो बताया कि क्या है, सूक्ष्मतम कण है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, नहीं स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो क्या है दोस्तों, परमाणु को डाल्टन ने बताया कि परमाणु एक क्या होता है दोस्तों, सूक्ष्मतम कण होता है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। मतलब एक से अधिक भाग उसके नहीं हो सकते हैं और न ही वह स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ये कौन बताए थे, डाल्टन ने। लेकिन जब आधुनिक विज्ञान के वैज्ञानिक आते हैं तो आधुनिक वैज्ञानिक बताते हैं कि परमाणु जो है वो क्या है, विभाज्य है। आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु क्या होता है दोस्तों, विभाज्य होता है। मतलब परमाणु क्या है, विभाज्य है। परमाणु विभाज्य है जिसमें अन्य छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जो आधुनिक वैज्ञानिक आते हैं वो बताते हैं कि परमाणु जो होता है वो विभाज्य है। ठीक, जिसमें छोटे छोटे कण के रूप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं दोस्तों, पाए जाते हैं परमाणु में। मतलब परमाणु कहें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कण से मिलकर बना हुआ है, एक आधुनिक वैज्ञानिक बताते हैं। तो अब बात आती है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है दोस्तों, एक कण होते हैं जो परमाणु का भाग होते हैं। मतलब परमाणु में पाए जाते हैं आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया, प्रोटॉन की खोज कौन किया और न्यूट्रॉन की खोज कौन किया। तो देखिए दोस्तों, जो प्रोटॉन की खोज किए उनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, जबकि चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। चैडविक न्यूट्रॉन की खोज की और टॉमसन या इसी को कई जगह थॉमसन भी बोलते हैं, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। अब देखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है। द्रव्यमान इसका क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का शून्य होता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन तत्व के बराबर होता है। हाइड्रोजन तत्व के
हाइड्रोजन तत्व के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ से एक प्रश्न पूछता है दोस्तों कि प्रोटॉन का द्रव्यमान किस तत्व के लगभग बराबर होता है। तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसका जो होता है वो होता है 1.008 ग्राम इसका द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन का। ठीक, तो प्रोटॉन का भी क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन का द्रव्यमान भी हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी प्रोटॉन के लगभग द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं होता। प्रश्न ये पूछता है कि इस पे कौन से आवेश पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कौन से आवेश पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आयन और आवेश आए भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव, इस पे चार्ज पाई जाती है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है दोस्तों, उदासीन होता है। तो अब बात आती है कि मान लीजिए अगर एक तीनों को हम याद करें कि इसके खोजकर्ता कौन थे, तो इसको आप फिर से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे, मतलब ई से देखिए इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉम्सन हो जाएगा, प से प्रोटॉन हो जाएगा, और र से रदरफोर्ड हो जाएगा, न से न्यूट्रॉन हो जाएगा, और चे से चैडविक हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम आसानी से ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक, तो ये थे दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनने वाले सारे प्रश्न। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इस पे कौन से आवेश पाए जाते हैं, ये सारे प्रश्न हम लोग देख लिए। अब देखते हैं दोस्तों कि तत्व किसे कहते हैं। तो देखिए तत्व किसे कहते हैं, एलिमेंट। ठीक, एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों तत्व क्या होता है, तत्व एक शुद्धतम पदार्थ होता है। क्या होता है, तत्व एक शुद्धतम पदार्थ है। तत्व क्या है दोस्तों, तत्व एक शुद्धतम पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। यानी कि बार बार ये पूछता है दोस्तों कि तत्व क्या है, तो ऑप्शन में दे देता है। तो तत्व क्या है दोस्तों, तत्व एक शुद्धतम पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। मतलब उसमें जो परमाणु होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तत्व को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे तत्व के रूप में हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन, जिसको H से संकेत करते हैं, हीलियम जिसको He संकेत इसका है, लिथियम Li से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ऐसे हम लोग तत्व पढ़ते हैं, जैसे ऑक्सीजन भी पढ़ते हैं, कार्बन पढ़ते हैं, सब क्या होते हैं दोस्तों, तत्व होते हैं। तो तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए शुद्धतम पदार्थ को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तत्व कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है अणु। ठीक, तो अणु क्या है, अणु क्या है। ठीक, तो अणु यानी कि मॉलिक्यूल इंग्लिश में बोलते हैं, मॉलिक्यूल क्या है दोस्तों, मॉलिक्यूल क्या है, अणु क्या है। तो अणु देखिए दोस्तों क्या है, अणु मतलब परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह
सकता है। तो अणु क्या होता है दोस्तों? अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता रहता है। और अणु क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ये भी कह सकते हैं कि किसी यौगिक का किसी। तो देखिए दोस्तों, अणु क्या होता है? तो अणु किसी भी यौगिक का एक छोटा भाग होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, या परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अणु कहते हैं। और अणु क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो देखिए दोस्तों, हम परमाणु, तत्व, अणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन समझ चुके हैं। अब आते हैं यौगिक पर। यौगिक किसे कहते हैं? यानी कि कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? यौगिक। तो बहुत आसानी समझिएगा दोस्तों, बहुत आसान है, बस आप समझने का प्रयास कीजिए। यौगिक यानी कि कंपाउंड। यौगिक क्या होता है? ठीक। तो देखिए दोस्तों, यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों की, दो या दो से अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से रासायनिक संयोग के द्वारा, रासायनिक संयोग के द्वारा बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं। तो यौगिक क्या होता है दोस्तों? कंपाउंड क्या होता है? तो देखिए, यह दो या दो से, मतलब यौगिक बनने के लिए कम से कम दो पदार्थ चाहिए ही चाहिए। चाहे वो एक प्रकार के हो सकते हैं, चाहे भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग से, मतलब सबसे पहले उसमें देखिए दोस्तों, रासायनिक क्रिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रासायनिक क्रिया होनी चाहिए। ठीक। निश्चित अनुपात होना चाहिए, मतलब दोनों पदार्थ में क्या होना चाहिए? निश्चित अनुपात। मतलब जो हम पदार्थ लेंगे उसमें एक निश्चित अनुपात लेंगे, और फिर से यौगिक में नए पदार्थ बनते हैं। ये तीन चीज आप याद रखिएगा, कभी भी आपको यौगिक नहीं भूलेगा। ठीक। क्या होता है? रासायनिक संयोग होता है, रासायनिक क्रिया के द्वारा नए पदार्थ का निर्माण होता है, और जो भी हम पदार्थ लेते हैं उसको एक निश्चित अनुपात में लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों कि सबसे हम छोटा एग्जांपल लेते हैं जल का, मतलब H2O का। H2O किसका फार्मूला है दोस्तों? जल का। ठीक। तो जल किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन से, और मिलकर बना है ऑक्सीजन से। ठीक। तो ये बनता है जल। ठीक। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दो संबंधी एक के अनुपात में, देखिए एक निश्चित अनुपात है कि हाइड्रोजन का 2 भाग लेना है और ऑक्सीजन का केवल 1 भाग लेना है, तभी जल का निर्माण होगा। ठीक। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एक अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन भी एक अलग पदार्थ है, और यहाँ पे जल एक अलग पदार्थ बन रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है, और इसकी एक निश्चित अनुपात होती है दोस्तों। हाइड्रोजन को अगर 2 लें और ऑक्सीजन को 1 लें तभी जल का निर्माण होगा। अगर हम हाइड्रोजन इसमें 3 ले लें और ऑक्सीजन 2 ले लें तो जल का निर्माण कभी हो नहीं सकता है, जल कभी नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि यौगिक किसे कहते हैं। तो यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग से एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। अब देखिए दोस्तों, यौगिक हम समझ गए। अब समझते हैं कि मिश्रण क्या होता है, यानी कि मिक्सर क्या होता है। ठीक। मिक्सचर क्या होता है? मिश्रण। तो देखिए दोस्तों, यौगिक और मिश्रण बस यही अंतर होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक
पदार्थों को मिलाने से मिश्रण बनता है। मिश्रण बनता है। ठीक। अब मिश्रण क्या होता है दोस्तों? मिश्रण मतलब हम दो या दो से अधिक पदार्थ लें, दो पदार्थ भी ले सकते हैं, दो से अधिक पदार्थ लेते हैं और उसको मिला दें तो मिश्रण बन जाता है। मतलब मिश्रण में ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई नया पदार्थ ही बने, फिर से कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है और इसमें रासायनिक क्रिया होती है नहीं होती है, दोनों होता है। तो मिश्रण क्या होता है दोस्तों? दो या दो से अधिक पदार्थ को ऐसे आप मिला दें तो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, अगर हम बालू ले लें, ठीक, बालू ले लें और आयरन यानी कि लोहा ले लें और इन दोनों को मिला दें तो ये मिश्रण हो जाएगा। ठीक, यानी कि हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड लें और आयरन की मिला दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मिश्रण हो जाएगा। फिर से हम नमक ले लें और चीनी ले लें, नमक और चीनी को मिला देते हैं, मिश्रण का निर्माण करेंगे। नमक का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? NaCl और चीनी होता है C12H22O11। तो इसको मिलाने से क्या बनेंगे दोस्तों? मिश्रण बन जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है कि यौगिक और मिश्रण में हम क्या अंतर है। तो यौगिक को हम साधारण विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। यौगिक को साधारण विधि से हम अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब जो यौगिक बनने में जो पदार्थ भाग लिए थे उसको साधारण विधि से हम अलग नहीं कर सकते हैं, जबकि मिश्रण में जो पदार्थ हम लेते हैं उसको साधारण विधि से अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बालू और आयरन लें तो बालू और आयरन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं दोस्तों? अलग कर सकते हैं। भौतिक विधियों से इसे अलग कर सकते हैं और यौगिक को भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये दोस्तों होता है यौगिक और मिश्रण। ठीक। अब देखिए दोस्तों, मिश्रण दो प्रकार के हो जाते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब देखिए समांगी और विषमांगी, तो देखिए अगर इसको हम देखें तो आ रहा है सम अधम अंगी आएगा, तो मतलब समांगी। ठीक, अंगी आ रहा है मतलब जिसके मतलब ऐसे मिश्रण जिनमें दोनों मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ जो लेते हैं उनके क्या हो, वो एक ही अवस्था में हो जाए, एक ही अवस्था उसका बन जाए। ठीक, एक ही अवस्था बन जाए। यदि हम मान लीजिए चीनी लें, ठीक, चीनी को पानी में डाल दें, चीनी को पानी में डालते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों? शरबत बन जाता है। क्या बनता है? शरबत बनता है। तो देखिए चीनी तो हम क्या लिए थे? सॉलिड लिए थे। चीनी सॉलिड होता है और पानी क्या होता है? लिक्विड होता है, द्रव के रूप में होता है। जब हम इसे लिए तो ये शरबत बना और शरबत किस में हो गया? लिक्विड में हो गया, लिक्विड शरबत बन गया। ठीक, तो इसकी अवस्था क्या हो गई दोस्तों? जो नया मतलब मिश्रण जो बना उसकी अवस्था क्या हो गई? चीनी की अवस्था बदल गई और वो भी क्या हो गया? लिक्विड में घुल गया। इसी को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और जिसमें अवस्था अलग अलग ही होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम आयरन की बुरादा लेकर और उसे हम पानी में डाल दें तो कभी घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो आयरन उसमें नहीं घुलेगा तो ये विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक, अब विषमांगी मिश्रण कहलाता है। लेकिन समांगी मिश्रण में एक और एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर नमक आप लेते हैं, नमक लें और नमक को किस में डाल दें? पानी में डाल दें, तो नमक आसानी से क्या होगा? पानी में घुल जाएगा। ठीक, तो पानी में जब घुल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में हो जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा, तो ये समांगी मिश्रण होगा। मतलब इसमें हमें कहें दो या दो से जो अधिक पदार्थ लेते हैं उनकी अवस्था एक जैसी हो जाती है, उसी को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जो दो या दो से अधिक पदार्थ लेते हैं और उनकी अवस्था एक जैसी नहीं होती है, उसी को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके आगे है विलयन। क्या है? विलयन है। तो विलयन क्या होता है दोस्तों? तो विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है? तो विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है विलयन। बस इतना आपको याद करना है कि विलयन क्या है। तो विलयन एक प्रकार का
समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। ठीक, अगर कोई पूछे कि विलयन किसे कहते हैं तो समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। ठीक, अब विलयन के दो भाग होते हैं दोस्तों, एक होता है विलेय, क्या होता है, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो विलेय होता है ये घुलता है, क्या होता है, घुलता है। ठीक, और जो विलायक होता है वो अपने आप में घोलता है। ठीक, अब घुलता और घोलना में क्या अंतर है दोस्तों, तो मान लीजिएगा चीनी को अगर आप पानी में डालते हैं, पानी में क्या करें, डालें तो चीनी पानी में क्या होगा दोस्तों, घुलेगा। ठीक, तो ये क्या बना लेगा, फिर से द्रव बन जाएंगे, पानी की तरह बन जाएगा, तो ये हो गया विलयन। ठीक, विलयन हो गया। तो यहाँ पे चीनी जो हुआ वो विलेय हुआ, चीनी क्या हुआ दोस्तों, विलेय हुआ, और विलायक क्या हो गया, पानी यहाँ पे विलायक हो गया। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए, मतलब जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, अब विलयन कई प्रकार के हो जाते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। ठीक, तो ये विलयन के प्रकार हम लोग फिर से एक और वीडियो में देखेंगे, विलयन के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, लेकिन बस यहाँ पर बेसिक हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको विलयन समझ में आ गया होगा कि विलयन एक समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, विलयन करते हैं, जिसमें विलेय होता है और विलायक होता है। विलेय जो होता है वो घुलता है, विलायक क्या करता है दोस्तों, घोलता है। ठीक, तो हम लोग पढ़िए सॉल्यूशन। अब आते हैं आयन पर। आयन यानी कि आवेश क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले हम लोग देख चुके थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे आवेश होते हैं। यानी कि अगर हम अपने घर पे कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो उस पर दो टर्मिनल जरूर बने होते हैं, दो साइन जरूर बने होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो जो प्लस होता है उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, और जो माइनस होता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं। आवेश या आयन इसी को कहते हैं। ठीक, मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या होता है, मान लीजिए सोडियम है। ठीक, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और नियान 10 पे आता है। ठीक, इसके पहले तो नियान अस्थायी अवस्था में होता है और ये क्या होता है, अक्रिय गैस होती है। तो इसके पास के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो चाहते हैं कि इसी का स्थान हम प्राप्त कर लें। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जब सोडियम इसका स्थान प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, आयन कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, है संयोजकता यानी कि वैलेंसी। क्या है, वैलेंसी है संयोजकता, यानी कि संयोजकता किसे कहते हैं। तो बहुत आसान है दोस्तों, इसकी परिभाषा अभी बता भी दिए हैं कि किसी भी तत्व द्वारा अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए, किसी भी तत्व द्वारा अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण मतलब त्याग किया जाता है या ग्रहण किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, संयोजकता कहते हैं। ठीक दोस्तों, संयोजकता, संयोजकता। ठीक, यानी कि बैलेंसी, बैलेंसी। ठीक, संयोजकता क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी में एक 18वां समूह होता है जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन, अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। ठीक, तो वे अभी हम बताए हैं कि जैसे एग्जाम्पल हम दें नियान का। ठीक, नियान किस पे आता है दोस्तों, 10 पर आता है, और इसके बाद आता है सोडियम, और इसके पहले आता है फ्लोरीन। ठीक, और फिर से 18 पर आर्गन आता है, इसके बाद आता है पोटेशियम, और इसके पहले आता है क्लोरीन। मतलब 17 पर क्लोरीन आता है, पोटेशियम आता है 18 पर, 9 पर फ्लोरीन होता है। ठीक, तो देखिए संयोजकता क्या होता है। तो किसी भी तत्व द्वारा अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए, अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है या ग्रहण किया जाता है, उसी को संयोजकता कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझिएगा, जैसे नियान अस्थायी तत्व है। ठीक, और सोडियम आता है 11 पर,
तो सोडियम नियान का अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो ये हो जाएगा इसका परमाणु क्रमांक 10 और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम की संयोजकता 1 होगी। कितना होगा दोस्तों, सोडियम की जो संयोजकता होगी, संयोजकता जो सोडियम की होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। फिर से फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या करेगा दोस्तों, तो फ्लोरीन नियान की अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यह एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसकी भी संयोजकता कितनी होगी, फ्लोरीन की भी संयोजकता 1 होगी। फ्लोरीन की संयोजकता 1 होगी। इतनी बात आपको आ रही होगी समझ में। ऐसे ही आप आर्गन का निकाल सकते हैं। पोटेशियम आता है 19 पर, तो पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा दोस्तों, त्याग कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो हो जाएगा पोटेशियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, और इसका हो जाएगा 18। तो एक इलेक्ट्रॉन जब संयोजकता इसकी कितनी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो इसकी भी संयोजकता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। ऐसे क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा और इसकी भी संयोजकता कितनी होगी दोस्तों, 1 होगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी संयोजकता किसे करते हैं। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो, मतलब हर टॉपिक के लिए एक वीडियो लेके आएंगे, बस बेसिक समझिए। अब देखिए दोस्तों पीएच मान, तो पीएच मान के साथ साथ हम देख लेते हैं अम्ल, क्षार और लवण। ठीक, ये 3 चीज की बात करेंगे। क्या दोस्तों, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल यानी कि एसिड, एसिड, क्षार यानी कि इंग्लिश में बेस, और लवण, ठीक, यानी कि साल्ट, और पीएच वैल्यू यानी कि पीएच मान। ये 4 चीज हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो पीएच मान क्या होता है, तो देखिए पीएच मान, पीएच वैल्यू एक स्केल होता है, एक माप होता है जिस पर 1 से लेकर 14 तक खाने बने होते हैं। 1 से लेकर 14 तक के खाने बने होते हैं। तो यह क्या करता है दोस्तों, 1 से 14 के बीच में पीएच वैल्यू होती है, और 7 पे जिस मतलब पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। 7 बीचों बीच में आएगा, तो जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम और 1 से अधिक होता है वह अम्ल होता है। क्या होता है दोस्तों, अम्ल। और 7 से अधिक और 14 के बीच में जो होता है वो क्षार होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7 से कम होता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे हम क्षार कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इधर जो होगा वो दुर्बल अम्ल होगा, मतलब जो 7 की तरफ होगा उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, और जो 1 की तरफ बढ़ते जाएगा उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। ऐसे क्षार के भी केस में होता है, जो 7 के नियर अबाउट रहेंगे वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जो 14 के नियर अबाउट होते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक, जैसे देखिए दोस्तों, आप लोग वैसे ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जो खून अपना ना पिया हो। ठीक, खून सभी लोग अपना पिए होते हैं, क्योंकि जब हाथ की उंगली कट जाए, चाहे कोई भी चीज जब कट जाती है तो क्या कहते हैं, उंगली और कटती है तो कहते हैं लोग मुंह में डाल दीजिए। तो मुंह में डालने के लिए इसलिए कहते हैं कि खून जो होता है वो क्षार होता है, और खून का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक, तो जैसे हम डालते हैं तो हमारे मुंह में क्या पाई जाती है दोस्तों, लार पाई जाती है, और लार क्या है, एसिड है। लार में एसिड पाई जाती है, तो ये दोनों रिएक्शन करके साल्ट का निर्माण कर लेते हैं, और तुरंत खून बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब भी खून अगर उंगली कटे तो उसे मुंह में डाल दीजिए, तो खून का बहना रुक जाता है, क्योंकि खून क्षार है। ठीक, और लार क्या होता है, लार में टायलिन एसिड पाई जाती है। ठीक, टायलिन अम्ल पाया जाता है जो तुरंत उससे रिएक्शन करके साल्ट में बदल देता है, तो इसीलिए कहा जाता है। ठीक, फिर से देखिए दोस्तों, दूध फट जाता है। दूध जब फटता है तो उसमें लैक्टिक एसिड पाई जाती है और खट्टा होता है। तो ये सब अम्ल और क्षार का
मतलब पीएच मान क्या होता है, जो किसी भी पदार्थ की अम्लता या क्षारकता को बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पीएच मान कहते हैं। और जल जो होता है उदासीन होता है। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। तो अम्ल क्या होता है दोस्तों, तो अगर सीधा सीधा हम देखें तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है। क्षार क्या होता है, कड़वा होता है। क्षार स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद की बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर अम्ल जो पदार्थ स्वाद में खट्टे लगते हैं उसे अम्ल कहते हैं, जो कड़वा लगे उसे क्षार कहते हैं, और जो नमकीन लगे, नमकीन, उसे साल्ट कहते हैं। ठीक, आ रही बात समझ में। अभी एक एग्जाम्पल लिए थे, जैसे जो हम लोग की आंसू निकलती है वो क्या होता है, साल्टी होता है, नमकीन की तरह लगता है। जो हम खून अपना पीते थे वो क्या होता है, क्षार होता है। और जो लार होता है वो क्या होता है दोस्तों, एसिड होता है। अब फिर से एक प्रश्न और पूछता है दोस्तों कि एक पेपर आती है, कौन सी पेपर आती है, देखिए दोस्तों, एक पेपर होता है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। तो प्रश्न पूछता है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस में बदल देता है। तो देखिए दोस्तों, अम्ल के पास जब नीला लिटमस पेपर आए, कौन सा पेपर है, नीला लिटमस पेपर हो, तो अम्ल उसे लाल में बदल देता है, लाल में बदल देता है। तो इसको याद करने के लिए आप याद कर लीजिए अनील, अनील। ठीक, अ से अम्ल, अ से क्या होगा दोस्तों, अम्ल होगा, नी से नीला, और ल से लाल, यानी कि नीले लिटमस पेपर को लाल में कौन बदलता है, अम्ल बदलता है। ठीक, और इसका उल्टा करता है क्षार, यानी कि लाल, जब एक आपको याद हो गया तो लाल लिटमस पेपर को नीला में बदल देगा, क्षार बदल देगा। ठीक, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं बहुत आसान से, नहीं तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते थे। ए बी, बी फॉर ब्लू और एल फॉर, आर फॉर रेड, यानी ए बी आर। ए एसिड, ब्लू और रेड। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है। तो ये थे दोस्तों अम्ल, क्षार और लौह से बनने वाले प्रश्न। ठीक, इसका एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि पीएच मान, अम्ल, क्षार और लौह। अब बचता है दोस्तों ऑक्सीकरण और अवकरण। ठीक, ऑक्सीकरण और अवकरण आप लोगों के लिए वर्क दे रहे हैं, आप लोग सर्च कीजिएगा कहीं से भी और कमेंट करके बताइए कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों खनिज और अयस्क क्या होता है, खनिज और अयस्क। तो खनिज क्या होता है, मिनरल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं खनिज यानी कि मिनरल, खनिज यानी कि मिनरल। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जो भी पदार्थ हमको पृथ्वी से मिलते हैं, जो भी धातु पृथ्वी से मिलते हैं उसे ही हम खनिज कहते हैं। ठीक, जो भी पदार्थ हमको पृथ्वी से मिलते हैं, पृथ्वी की परत से मिलते हैं, भूपृष्ठ, भूपृष्ठ से मिले पदार्थ को धातु कहते हैं, खनिज कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक, मतलब जो भी पदार्थ हमको पृथ्वी से मिलता है, जो भी धातु पृथ्वी से मिलता है उसे हम खनिज कहते हैं। और देखिए दोस्तों अयस्क क्या होता है, तो अयस्क में आपको थोड़ा सा बस चेंज करना है, मतलब वे खनिज जो सस्ता और लाभदायक हो, सस्ता व लाभदायक हो, उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। आया बात समझ में। तो देखिए जो अयस्क होते हैं वे खनिज हो सकते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर 1 किलोग्राम सोना है और उसको निकालने में लगभग 5 करोड़ रुपया लगेगा, तो वो खनिज होगा लेकिन अयस्क नहीं होगा, क्योंकि उसमें अधिक खर्च लगेगी
उससे बढ़िया कि हम सोना खरीद सकते हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले, मान लीजिए कहीं पता चला कि वहाँ पे 5 कुंटल लोहा है, ठीक, और 5 कुंटल लोहा निकालने में पता चलता है कि उसकी 4 गुना लागत लग रही है, उतने में हम 4 गुना लोहा खरीद सकते हैं। तो खनिज हुआ लेकिन अयस्क नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे ऐसे वीडियो आप चाहते हैं कि आपको तुरंत प्राप्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे आगे धातु अधातु ठोस द्रव गैस इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहीं पे भी स्टॉप करते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्त के पास भी इस वीडियो को भेजें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।